नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी और विश्वकर्मा फाउंडेशन की ओर से योगाहार कोर्स के जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। पिछली बार हम कहाँ रुके थे, कौन बताएगा? આપણે स्पिरुलिना ની વાત કરી હતી, સ્પાઇરુલિના। કયા પેજ ઉપર હતા? પેજ નંબર 100। પછી લિટિલ મિલેટ કરવાનું હતું ને આપણે પછી ટોપિક ની બીજી જગ્યાએ જતા રહ્યા। ओके, ठीक है। तो हम 25 नंबर के टॉपिक को ख़त्म कर लिया। इसमें लास्ट में हमने ये स्पिरुलिना के बारे में बात की थी। आपने से लपेट दीजिए। पत्ती के बारे में हमने पिछली बार बात की थी और टॉपिक इसीलिए चेंज हुआ था कि हरी पत्ती हमारे देश के लिए एक ऐसी कॉमोडिटी बन सकती है जो हेल्थ सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला सकता है। साथ साथ में नई पीढ़ी को तंदुरुस्त पैदा कर सकता है। समाज में जो बर्निंग इश्यूज है, इसमें सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू हमारे देश में है, वो है बच्चों में माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। गुजरात के बच्चे बिहार के पीछे कुपोषण में दूसरे नंबर पे है देश के अंदर। बहुत शर्मजनक बात है, बड़ी बात है। गरीब मजदूर लोग जो होते हैं वो बेचारे मजदूरी बहुत करते हैं। पूरे दिन पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं कि वो थक जाते हैं, और थक जाने के बाद मसल्स उनके थक जाते हैं, रात को सोने जाते हैं तो पेन होता है, नींद नहीं आती है। मजदूर 40 की उम्र का होता है और 60 का बुढ़ा दिखता है। रात को सोने जाता है, नींद नहीं आ रही है तो नींद के लिए उसको शराब पीनी पड़ती है। ऐसे भी मजदूर है, शोषित वर्ग है। हमारे देश में मजदूरों का जितना शोषण हो रहा है शायद दुनिया के कोई देश में होता होगा। कम से कम पैसे दी जाते हैं, 12 घंटे मजदूरी करवाई जाती है, और खुद नींद नहीं आने के कारण शराब पीता है, अपने शरीर को खलास कर देता है। दवाइयों में पैसा चले जाते हैं और लास्ट में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो ये मजदूरों की हालत सुधारने के लिए हरी पत्ती बहुत बढ़िया काम आ सकती है। उन लोगों के लिए जो जवानी चली गई है वापस ला सकते हैं। व्यसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजदूर बीमार नहीं पड़ेंगे तो उन लोगों के पैसे बचेंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उन लोगों का विकास कर पाएंगे। लेकिन ये चीज की किसी को पता नहीं है। छोटे बच्चों में मालन्यूट्रिशन सबसे ज्यादा रहता है। आप कोई भी छोटी स्कूल में जाइए, 10वीं कक्षा में, तो आप छोटे बच्चों की हाइट देख के आपको ऐसा लगेगा छोटे छोटे गेटे बकरे की तरह कम हाइट दिखाई देगी आपको। तो बच्चों की मालन्यूट्रिशन की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, पैसे वाले हैं वो भी बीमार है, गरीब है वो भी बीमार है। बीमारी के लिए सबसे सुपर फूड कोई है तो वो है हरी पत्ती। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हालत बहुत खराब है।
एनर्जी लेवल नहीं है। जितनी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं सब में गायनिक प्रॉब्लम से लेके हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया से पीड़ित है, बाल सफेद हो रहे, एनर्जी नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए आईवीएफ जाना पड़ता है, दवाई खा के बच्चे पैदा करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सिजेरियन करके काट के निकालना पड़ता है, बच्चे जन्म हो जाते हैं लेकिन बच्चों को वैक्सीन दवाई देके जिंदा रखना पड़ता है, बक्सों में रखना पड़ता है। जो बच्चों को पैदा करने के लिए इतनी समस्या हो, वो बच्चे जब 20 22 25 साल के होंगे तब देश की हालत क्या होगी आप सोचो। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे खराब फूड हैबिट के कारण हार्ट अटैक में मर रहे हैं। रिफाइंड टेक्नोलॉजी और पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की हेल्थ सेक्टर को बहुत बुरी तरह से खराब करके रखा है। लोगों को बीमार रखा है, बहुत खराब हालत है। तो ये सब में से बाहर आने का एकमात्र, क्या कह रहे हैं प्रीतेश भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर। किरण बहन को आवाज नहीं आ रही थी, उनका मैसेज आया था आवाज नहीं आओ, तो इसीलिए मैंने उनको मैसेज किया कि बंद करके फिर से चालू करो, शायद उनके सिस्टम में कोई एरर होगा। ओके ठीक है। बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज। ठीक ठीक है। जी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी भोजन के बारे में, सात्विक भोजन के बारे में भगवान ने भगवत गीता में लिखा है पत्रम। पहला शब्द लिखा है पत्रम, फलम पुष्पम तोयम। पत्ती सुपर फूड है। हरी पत्ती, जैसे आप सबको पता है कि 2023 में मिलेट वर्ष, पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स घोषित किया था। मिलेट जरूरी है, भोजन के लिए अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है तो वो है पत्ती। इसीलिए आप लोगों को जहां जहां समस्या है वहां सब जगह हरी पत्ती को प्रमोट करना है। हरी पत्ती का इतना बड़ा बिजनेस है, बन सकता है। उसकी वैल्यू भी इतनी है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो 2 लाख रुपये 20 केजी बिक रही है इंटरनेशनल लेवल पे। तो शरीर के लिए इतनी सुपर फूड है हरी पत्ती कि आप सोच नहीं सकते। हर प्रकार की बीमारी में इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं दे सकती है। पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि हर एक फैमिली की अपनी खुद की हरी पत्तियों की हर रोज की जो डिमांड है वो खुद ही अपनी बालकनी में पैदा कर सके। उसके लिए प्रोटोटाइप मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की भी जरूरत है। प्रीतेश भाई ने थोड़े सजेशन भी दिए थे। प्रीतेश भाई जैन जैसे जो जुआन लोग हैं, युवा लोग हैं, साइंस पढ़े हुए लोग जो है, वो उनके ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। हमें उसका भी इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है। तो हमारी योगाहार कोर्स में दो चीज मायने रखती है। पहली होती है चबा चबा के खाने की आदत। हर मनुष्य को चबा के खाने की आदत कंपलसरी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी तब तक हेल्थ नहीं आएगी। क्योंकि हम शाकाहारी प्राणी हैं और शाकाहारी प्राणी का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, जठर जो है, उसको उसकी
पत्ती को भी पचाने की ताकत नहीं है। मांसाहारी प्राणी के जठर में हड्डियों को पिघाल देने की ताकत होती है, और शाकाहारी के जठर में पत्ती को भी पचाने की ताकत नहीं है। इसीलिए चबा के खाना कंपलसरी है हर शाकाहारी प्राणी के लिए। हम 100% शाकाहारी है, हमारा ये आदत होनी चाहिए। छोटे बच्चों को शुरू से ही आदत डलवा दीजिए, और बच्चे जब चबा के खाएंगे तो उनके अंदर पैशन का गुण बढ़ जाएगा। पैशन यानी धीरज, और धीरज बढ़ने से ध्यान बढ़ता है, और ध्यान बढ़ने से हर काम अच्छा होने लगता है। चबा के खाएगा, ध्यान बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा, मेडिटेशन होगा, काम हाथ सारे काम अच्छे कर पाएगा। चबा के खाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं, बीमारी आएगी नहीं, कुपोषित से पीड़ित नहीं रहेगा बच्चा। पैशन वाला होगा, याद शक्ति अच्छी रहेगी, विद्याभ्यास अच्छा कर पाएगा। और पैशन का गुण होने के कारण जब बुजुर्ग लोग, टीचर, पेरेंट्स, कोई भी बड़ी व्यक्ति उनसे बात करेगा तो बच्चा ध्यान से पूरी बात को सुन पाएगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बुजुर्ग लोग, बड़ी उम्र वाले एक फरियाद करते हैं, आजकल के नई पीढ़ी के बच्चे हमारी सुनते नहीं है। तो ये सुनते नहीं है, इसके पीछे की एक ही कारण है कि बच्चों में धीरज का अभाव है। तो चबा के खाने की आदत, चबा के खाना हर व्यक्ति की ड्यूटी है, फर्ज है। अपने शरीर को संभालना हर व्यक्ति की फर्ज है। अच्छा, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, यानी चबा के खाने का समय नहीं देते हैं, वो लोग कसरत, योगा, घूमने का, वॉकिंग का, जिम करने का टाइम निकाल देते हैं। तो भैया चबा के खाओ तो कसरत, योगा, एक्सरसाइज करने की, वॉकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा कोई योग है तो चबा के खाना, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। अच्छा, चबा के नहीं खाने वाले कसरत का टाइम निकालते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, और कसरत का टाइम नहीं निकालने वाले को डॉक्टर का टाइम निकालना पड़ेगा। किसी एक को तो टाइम देना ही पड़ेगा। आप या तो चबा के खाने का टाइम दे दो, या तो आप कसरत, योगा, एक्सरसाइज का टाइम निकालो, तभी शरीर ठीक होके रहेगा। और उसका भी टाइम नहीं दे पाते हो तो डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा, और डॉक्टर को भी टाइम नहीं दिया तो फिर ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले को टाइम देना पड़ेगा। और जल्दी मर गए भूत बन जाओगे ना। भूत नहीं बनना है हमें। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, इंद्रियों की गुलामी के कारण है। व्यक्ति जब पैशन वाला हो जाता है, धीरजवान हो जाता है, उसके श्वास धीरे धीरे चलने लगते हैं, और श्वास जब कंट्रोल में आते हैं तो उसकी इंद्रियां उसकी काबू में आ जाते हैं। यानी उनका मन, व्यक्ति का मन इंद्रियों का राजा बन जाता है। समाज में, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं मनुष्य लोगों को, वो इंद्रियों की गुलामी के कारण है। इंद्रियों का राजा मन बन जाता है ना, तो उनके लिए कोई समस्या ही नहीं रहती है। ये उसका स्वभाव, व्यक्ति खुद महा भागवत बन जाता है, भजनिक बन जाता है। उनके जीवन में मोह, लालच, लोभ, माया सब कुछ छूट जाता है। जीवन यही, आध्यात्मिक जीवन इसी को बोलते हैं। और जिनके श्वास कंट्रोल में होते हैं, जिनकी इंद्रिया कंट्रोल में होते हैं, वो उपवास भी कर पाते हैं। अच्छी अच्छी खाने की चीजें भी छोड़ सकता है व्यक्ति। भोजन जो व्यक्ति छोड़ सकता हो ना, वो दुनिया की सारी चीज को छोड़ सकता है। संसार में रहने के बाद भी वो सन्यासी की तरह जिंदा रह सकता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो धर्म शास्त्रों ने हमें ईश्वर की प्रार्थना के बारे में बोला है।
चैरिटी के बारे में बोला है। चैरिटी भी वही लोग कर सकते हैं जो इंद्रियों की गुलामी से मुक्त है। समय, धन और ज्ञान, तीनों की चैरिटी करना बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है। आध्यात्मिक लेवल को ऊंचा करने के लिए उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कर्म करना पड़ेगा। ईश्वर को भी याद करना पड़ेगा, भगवान को याद करना, चैरिटी करना, दोनों करने के लिए शरीर साधन है। और शरीर को ठीक रखने के लिए व्यक्ति उपवास भी कर पाएगा। जब उपवास कर पाएगा तो शरीर ठीक रह पाएगा। तो काम, नहीं नहीं यार, फिर भी लगा ही देना। ओके। तो हमारा कोर्स का जो हार्ट क्या है? हार्ट यही है, सही ज्ञान। किसका? धर्म का। दुनिया के सर्व सर्व धर्म, ये तीन चीज बताते हैं। सारे धर्म के फाउंडेशन है ये सब। अपने अपने धर्म के इष्ट देव को याद करना, चैरिटी करना, और फास्टिंग करके शरीर को ठीक रखना, ये तीनों फाउंडेशन हर धर्म के बेस है। इसी के ऊपर तो टिके है धर्म। तो आदि, व्याधि और उपाधि। आदि आपके कर्मों के अधीन है। व्याधि शारीरिक समस्याएं है जो गलत खान पान से होती है। और उपाधि इंद्रियों की गुलामी के कारण है। इंद्रियों की गुलामी करने वाले लोग ही उपाधि में फंसते हैं। आध्यात्मिक उन्नति आपको चाहिए तो आदि, व्याधि, उपाधि तीनों से आपको मुक्ति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कैसे मुक्त हो आप? तो ये हमारे योगाहार कोर्स का ये हार्ट है। इसी के बारे में आपको समझना है, उसके ऊपर अमल अमल करना है। और लोगों के जीवन में सुख, शांति, आनंद मिले, उसके लिए उन लोगों को गाइड करना है, उनको इन रास्ते ले जाना है। शरीर को ठीक रखने के लिए सात्विक फूड भी इतनी ही आवश्यक है। और सात्विकता होगी तो उसके आचरण में भी सात्विकता आएगी। सात्विक फूड खाने वाले करप्शन भी नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, नीतिमत्ता के साथ जिंदगी जीते हैं लोग। तो नीतिमत्ता भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इतनी ही जरूरी है। तो हरी पत्ती हमारे लिए सात्विक फूड है। हरी पत्ती हमारे शरीर का सुपर फूड है। भोजन का तरीका भी इतना ही आवश्यक है। और धीरे धीरे चबा के खाने वालों की जिंदगी में कभी कोई समस्याएं नहीं आती है। और कम पैसों में, पैसों के अभाव में जीने वाले लोग भी इतने संतोष से जिंदगी जीते हैं। और मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को। आप भी समाज के अंदर सर्वे कर सकते हो। ऐसे लोग आप देखिए, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी उम्र 80, 90, 100 साल हो चुकी है, जिंदा है, एक भी बीमारी नहीं है। ऐसे लोगों को आप जाके मिलोगे ना, तो गांव में रहते होगे, गरीब कुटुंब में होगे, पैसे का अभाव होगा, तो भी उसके आत्मा का संतोष, उनकी जिंदगी का संतोष बहुत बड़ा होगा। उनको कोई भी समस्या का दुख नहीं होगा। उनका मन एकदम शांत होगा। और जीवन का आनंद लेते हुए आप देख पाओगे। ये वही लोग होते हैं जो धीरे धीरे चबा के खाने वाले होते हैं।
आपके जीवन में भी, आपकी फैमिली में भी ये सब चाहिए आपको, तो धीरे धीरे चबाने की आदत। शारीरिक श्रम कम है तो एक टाइम उपवास, और सात्विक फूड, फूड में हरी पत्ती बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम के हिसाब से अभी हमको कई चैप्टर बाकी है, फिर भी मैं आज आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपके भोजन में, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, आपको आपकी भोजन की थाली में 5 प्रकार के भोजन होने चाहिए। 5 प्रकार के, और 5 कटोरी इक्वल क्वांटिटी वाली होनी चाहिए। एक कटोरी होनी चाहिए हरी पत्ती की चटनी। एक कटोरी होनी चाहिए स्प्राउट, अंकुरित कठोल दालें, या तो पानी में भिगोए हुए नट्स पूरी रात। दोनों में से एक आप ऑल्टरनेट ले सकते हो हर रोज। तो एक कटोरी आपकी हो गई हरी पत्तियां, एक कटोरी हो गई अंकुरित या तो नट्स भिगोए हुए, तीसरी कटोरी में सलाद या तो सीजनल फ्रूट, ये भी बिना पकाया है। स्प्राउट भी बिना पकाया था, चटनी भी बिना पकाई, ये 3 कटोरी तो आपकी रॉ फॉर्म में रहेगी। चौथी कटोरी में आपको सब्जी खानी है सीजन की। कंदमूल को सब्जी नहीं कहना है आपको। कंदमूल सब्जी है ही नहीं, वो अनाज की तरह कैलोरी वाला होता है। तो आप कंदमूल के अलावा सब्जी ले सकते हो पकाई हुई 1 कटोरी। और जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उन लोगों के लिए गेहूं चावल को छोड़ के कोई भी अनाज 1 कटोरी। तो ये 5 कटोरी आपकी 5 प्रकार की अलग अलग शरीर की जरूरियातों को, 5 प्रकार की जरूरियात को पूरी करता है। और धीरे धीरे चबा के खाना है। जितना पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा जानी चाहिए। भोजन के लिए समय दो, और भोजन पूरा हो जाने के बाद आपके भोजन को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाए, इसके लिए आपकी आंतों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी न हो, इसके लिए 1 कटोरी फ्रेश, ताजी, खट्टी न हो ऐसी छाछ, जो देसी गाय के दूध में से बनाई होनी चाहिए, या तो 1 या 2 चम्मच दही, इससे ज्यादा नहीं। ये 6 कटोरी आपके लिए, किसी भी प्रकार के पेशेंट के लिए सफिशियंट है। शरीर को ठीक रखने के लिए ये हर रोज हमारे भोजन में होना चाहिए। अच्छा, अब ये 6 कटोरी का हमारा योगाहार का सुपर फूड का डिश आपको कोई होटल वाला प्रोवाइड नहीं करता है। कोई नहीं करता है। आप चाहे तो इसी को भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जितने उद्योगपति है, जितने मजदूर है, जो भी है, कॉलेज में पढ़ने वाले हो, जो भी है, सबके लिए सुपर फूड की तरह काम कर सकती है सुपर फूड डिश। तो आप उसको योगाहार की सुपर डिश फूड्स सप्लाई करने का भी, भोजन देने का भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। चाहे आप मैन्युअली कर सकते हो या ऑनलाइन धंधा भी कर सकते हो। आप लोगों के लिए योगाहार शब्द इस्तेमाल करने के लिए हम आपको छूट देते हैं। आप उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके बारे में कभी किसी की फरियाद आएगी, उस दिन हम योगाहार शब्द आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और आपको हमारा नाम खराब करने के लिए आपके ऊपर हम केस भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको कोई सब्जेक्ट को उसकी इंप्रेशन डाउन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो योगाहार को आपको
आप उसका प्रयोग, शब्द का उपयोग कर सकते हो। क्योंकि ये एक नाम से जब सब जगह से शुरू होगा, तब उसका प्रचार जल्दी और ज्यादा होगा। क्योंकि अलग अलग शहरों में एक ही ब्रांड से जब जाएगा, तब उसका लोगों में पेनेट्रेशन, लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। फिर लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए। ये नॉलेज को पाने के लिए आप लोगों के पास संपर्क बढ़ाएंगे। मैं सोचता हूँ कि भी योगाहार कोर्स को हर शहर, हर गांव तक ले जाना है। आप लोगों को ऑफलाइन कोर्स, आप जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो हम लकुलिश योग यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि भी ऑफलाइन सेंटर चलाने की भी वो अनुमति दे। तो आप लोग एमओयू करके क्लास भी चला सकोगे। इस तरह का हम प्रावधान करने का सोच रहे हैं। भोजन के लिए अच्छी अच्छी चीजें जो शरीर के लिए हेल्दी हो, ये सब उपलब्ध कराए आप। उसके सेंटर, काउंसलिंग सेंटर आप चालू करें। तो जैसे पतंजलि के केंद्र होते हैं, इसी तरह हम योगाहार के केंद्र हर विस्तार, हर शहर, हर गांव तक कर सकते हैं। लोगों के लिए आमदनी का जरिया भी बनेगा। खेडूतों की, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। जुवान बच्चों की माल न्यूट्रिशन की समस्या से बाहर निकलेंगे। जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। बीमार लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी। और आध्यात्म की उन्नति सब लोगों में हो जाएगी, तो सतयुग अपने आप वापिस आने लगेगा। क्योंकि लोगों के जीवन में नीतिमत्ता का भी एक वैल्यू आ जाएगा। अपने धर्म का पालन भी अच्छी तरह कर पाएगा व्यक्ति। तो धर्म आचरण से लेके व्यवहार सब संत जैसा हो जाएगा। संसारी रहने के बाद भी लोग संत की तरह जी पाएंगे। तो ये जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, जो लोगों तक ये पहुंचाना है, उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज, पिछली बार जो बातें हुई थी, इसी में काफी बातें आज रिवाइज हुई है, दोबारा मैंने कही है। लेकिन मैंने इसीलिए कही है कि वो आपको मेमोराइज हो जाए, आपका एक विजन क्लियर हो जाए कि भी हमें आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए। तो खास करके आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो योगाहार के टॉपिक है, जो हम सेमिनार में एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, उसके ऊपर हम जो बोलते हैं, वो बोलने का जो तरीका है, लोगों के माइंड में उतर जाए, लोगों के गले में वो बात उतर जाए। इस तरह आपको लोगों को, लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस भी शुरू कर लेनी जरूरी है। क्योंकि आपकी एग्जाम उसी के आधारित पे होगी, ओरल में, कि आप कोई भी टॉपिक को कितनी आसानी से लोगों को समझाने के तरीके में बोल रहे हो, बोल सकते हो। ये आपकी एक्सपर्टाइज देखी जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक में। शरीर में विटामिन के लिए ये थोड़े से नहीं, लिटिल मिलेट का महत्व, ये गूगल ट्रांसलेट कैसा काम करता है यहाँ दिख रहा है। लिटिल मिलेट्स का महत्व। अब ये लिटिल मिलेट जो है, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। मिलेट क्या है? मिलेट यानी अनाज। लिटिल क्या है? तो छोटा। छोटे दाने वाला अनाज, जिसको बोलते हैं लिटिल मिलेट।
जो हाइब्रिड नहीं होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता है। हजारों साल से हमारे देश में उसको खेतों में बोया जाता है, पैदा किया जाता है। लिटिल मिलेट का मतलब है, लिटिल यानी छोटा, जो राई का जो दाना होता है, सरसों का या राई का जो छोटा दाना, इतने छोटे दाने वाले जितने भी अनाज है वो सबको लिटिल मिलेट कहते हैं। अब बड़े दाने वाले अनाज और छोटे दाने वाले अनाज में फर्क क्या होता है? तो जो बड़े दाने वाले गेहूं है, मकई है, ज्वार है, अ, चावल है, ये सब बड़े दाने वाले जो भी है अनाज, वो सब में कैलोरी ज्यादा होती है, फाइबर का प्रमाण बहुत कम होता है, 3 से 5%। और ये लिटिल मिलेट जो छोटे दाने वाले जो अनाज है, इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर का प्रमाण करीब 3 गुना तक होता है, जो बड़े अनाज के हिसाब से, यानी 12-15% तक हो जाता है। तो एक तो फायदा ये हो जाता है, दूसरा फायदा ये होता है कि इसके अंदर फाइबर ज्यादा होने के कारण ये जब आंतों में जाते हैं तो आंतों में वो फाइबर के ऊपर डाइजेशन हो जाने के बाद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ने के कारण हमारे शरीर में विटामिन्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। एलोपैथी साइंस ऐसा कहता है कि विटामिन के लिए आपको वेजिटेरियन फूड में कहीं मिलेंगे नहीं, विटामिन का सोर्स होता नहीं है, इसीलिए वो लोग आपको नॉन वेज खाने के लिए कहते हैं। अब नॉन वेज खाने से विटामिन मिलते, तो जो वेजिटेरियन प्राणी हैं, हाँ, गेटा बकरा घोड़ा गधेरा गाय भैंस से लेके बंदर, उन सब के शरीर में विटामिन कहाँ से आते होंगे? उसका जवाब उन लोगों के पास नहीं। तो एक ऐसे हमारे शरीर में विटामिन्स का सोर्स बन पाते हैं, उसके ऊपर हमको इस चैप्टर में टॉपिक में देखना है। डॉक्टर खादिर वली का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर खादिर वली को मिलेट मैन की तरह पहचाना जाता है। उन्होंने लिटिल मिलेट का बहुत प्रचार किया। लिटिल मिलेट को वो पका के खिलाते हैं, और पका के खिलाने के बाद उसकी इमली बनाते हैं, और इमली बना के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा शरीर में भेजने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया से विटामिन्स बनने लगते हैं, और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत काम के होते हैं। तो ये लिटिल मिलेट हमारे शरीर के लिए विटामिन का सोर्स बन सकते हैं। दूसरा, लिटिल मिलेट का प्रोडक्शन करने के लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। ये जो बड़े अनाज है, जो ज्यादा कैलोरी वाले गेहूं चावल जैसे, उसको पैदा करने में इतने पानी का उपयोग होता है कि जमीन का अंडरग्राउंड वाटर टेबल कई इलाकों में तो 1,000 फीट नीचे चला गया है। हमारे उत्तर गुजरात में तो 1,000 फीट नीचे पानी का लेवल चला गया है। क्यों? क्योंकि साल में 3 साल, 3 बार, 3 सीजन, हाँ, ये अनाज को पकाने की जो व्यवस्था है, इसके कारण जमीन का इतना पानी जमीन में से खींच खींच करके निकाल दिया है खेडूतों ने, कि पानी का जो तल है, जल स्तर, वो जमीन के अंदर 1,000 फीट नीचे चला गया है। आने वाले दिनों में बहुत बुरी दशा आने वाली है। हाँ, पीने के पानी के लिए आने वाले समय में कई देशों के बीच में युद्ध होने वाला है। तो एक खेती में जब ज्यादा पानी वाले फसल को बोया जाता है, तब ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो ये लिटिल मिलेट से हमको विटामिन्स कैसे पैदा करने हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे।
मिलेट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहे। गुजराती भी मैंने लिखा है। बर्नयार्ड मिलेट को सामा कहते हैं, कोडो को कोदरा कहता है, फिंगर मिलेट को नागली या तो बावटा कहते हैं गुजराती में, फॉक्सटेल को कांग कहते हैं, लिटिल मिलेट को गाजरो कहते हैं, और प्रोसो को चैनो। ये यहाँ आपको अलग अलग मिलेट्स के जो फल है, फलियां है, उसका चित्र है, और उसके पास में उसके दाने का आकार से लेके उसका कलर यहाँ बताया है। तो ये ज्वार, ज्वार छोटी छोटी जो ज्वार होती है, बड़ा नहीं, हाइब्रिड होता है ना, बड़ा ज्वार होता है। वो मिलेट, लिटिल मिलेट नहीं है, वो मिलेट है लेकिन लिटिल मिलेट नहीं है। बाजरा में भी बाजरा और बाजरी दो होते हैं। तो बाजरी जो होती है लिटिल मिलेट है, बाजरा बड़ा होता है जो हाइब्रिड होता है। तो आपको हाइब्रिड अनाज से दूर रहना है। तो ये ज्वार है, मराठी में ज्वारी, उड़िया में ज्वारा, पंजाबी में जोवार, तमिल ने चोला, और तेलुगु में जोना ऐसा बोलते हैं। बंगाली में जोवार कहते हैं, गुजराती में जुआर कहते हैं, हिंदी में जोवारी, जुआर, और कन्नड़ में जोला कहते हैं। तो इसके हर इलाकों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। पर्ल मिलेट अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हम गुजराती में बाजरी कहते हैं। बंगाली में बाजरा, गुजराती में बाजरी, हिंदी में बाजरा, कन्नड़ में साजे कहते हैं, उड़िया में बाजरा कहते हैं, पंजाबी में बाजरा, तमिल में काम्बू कहते हैं, और तेलुगु में साजा कहते हैं। फॉक्सटेल मिलेट को कांग कहते हैं। तो गुजराती में कांग कहते हैं, बंगाली में कौन कहते हैं, हिंदी में ककुम कहते हैं। इस तरह अलग अलग स्टेट में उसका अलग अलग उसका नाम है। ये है फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट में नागली, नाचली कहते हैं, नाचनी ऐसे। इसका कलर भी रेडिश होता है। ये फॉक्सटेल का येलो कलर होता है। ये बर्नयार्ड मिलेट है, श्याम सामा, तो इसका ब्राउनिश थोड़ा डार्क ग्रे टाइप का कलर होता है। कोदरा, कोदरी कहते हैं गुजराती में, उसका भी ब्राउनिश थोड़ा होता है। वारी, अ, जिसको चैना, चैनो कहते हैं। हमारे गांव में हम जब छोटे थे तो चैनो का प्रोडक्शन हुआ करता था। और उसके जो छिलके होते थे इतने लिस्से होते थे कि आप मुट्ठी में उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे मुट्ठी में लिया, सारे इतने स्लिपी होते थे, सारे निकल जाते थे उंगलियों में से। उसके छिलके निकालने के लिए मिट्टी की घंटी आती थी, मिट्टी की, पत्थर की नहीं। तो मिट्टी की घंटी होती थी, इसके अंदर पानी छांटा जाता था, फिर ये चना इसके अंदर उसको घंटी में डालते थे, तो वो ये दाने के ऊपर का जो छिलका होता था वो अकेला निकल जाता था, और दाना दाना सीधा बच जाता था। बहुत अद्भुत टेक्नोलॉजी है, गांव की टेक्नोलॉजी। आप आजकल आपको वो नहीं दिखाई देगी कहीं भी। उस जमाने में ऐसे एकदम सॉफ्ट दाने के छिलके को निकालने का तरीका भी अद्भुत तरीके से खेडूत उसको निकालते थे। तो ये सब अलग अलग प्रकार के मिलेट है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे मिलेट जो है वो हर इलाके में होते हैं, अलग 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 नाम होते हैं। तो ये मिलेट जो है, जो इलाके में आप रहते हो वही इलाकों के मिलेट को ही खाने चाहिए। हमारे गुजरात में कोदरी, तांदरा, सामो, मोरैयो, राजगरो, रागी, बंटी ऐसे छोटे छोटे, और बाजरी भी। तो ये जो छोटे छोटे हैं वो अनाज हमारे गुजरात में होते हैं। गुजराती लोगों को यही अनाज को मार्केट्स में लाके उसको पका के खाना चाहिए। अब ये किस तरह पकाना चाहिए? तो ये
बाजरा की जगह लिटिल मिलेट, यहाँ क्योंकि बाजरा पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। कैसे पकाए? तो इसको पकाने के लिए आपको पहले कब खाना है वो देखना पड़ेगा। मान लो आपको रात को खाना है, तो उसको आपको सुबह में भिगोना पड़ेगा। सुबह में भिगोना पड़ेगा, तो पानी में डाल के अच्छी तरह उंगलियों से साफ कर लो, पानी निकाल दो, फिर उसको पानी में भिगो के रखो 4-5 घंटे के लिए। दोपहर को आपको इसको पकाना है। हो सकता है तो मिट्टी के बर्तन में पकाओ आप, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अग्नि होती है चूल्हा की, तो यह अग्नि सीधी मिलेट तक नहीं जाती। गर्मी मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे अंदर की ओर जाती है। आप मेटल के बर्तन में आप पकाओगे ना, तो मेटल इतना हीट ट्रांसफर बहुत स्पीड में करता है, बहुत स्पीड में होती है। तो अग्नि बहुत जल्दी पहुंच जाता है और उसको जलाने लगता है। तो मिट्टी के बर्तन में पकाना बहुत स्वादिष्ट रहता है, धीरे धीरे पकता है, स्लो हीटिंग की तरह वो पकता है। आजकल स्लो कुकिंग के कुकर भी आ चुके हैं मार्केट में। तो काफी 6-7 घंटे तक धीरे 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 हीटिंग करके पकाने वाले कुकर भी अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। अब सुबह में भिगोया हुआ मिलेट दोपहर को पकाना है। पक जाने के बाद उसके ऊपर आपको छन्नी ढकनी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से गर्म हवा निकल जाए अंदर से। गर्म हवा एक बार निकल जाए, फिर अंदर उंगली डाल के आपको 1-1.5 घंटे के बाद चेक करना है ठंडा हो चुका है। फिर आप चाहे इसके ऊपर, इसके अंदर दही भी डाल सकते हो, और फिर ढक्कन ढक के उसको छोड़ देना है। मान लो ठंडी की मौसम है तो आप उसको बाहर रख सकते हो, गर्मी की मौसम है तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। तो ये नॉर्मल मिलेट पका के खाने के लिए, मिलेट पकाने के टाइम आप इसके अंदर नमक मत डालो। मिलेट के साथ आप कोई भी प्रकार की सब्जी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल तरीके से खाने के लिए आपको इस तरह, और फिर दोपहर को पकाया हुआ मिलेट रात को ठंडा खाना है, दोबारा गर्म नहीं करना है, इसके अंदर नमक नहीं डालना है। आप इसके साथ छाछ खा सकते हो बिना नमक वाली, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। अब यहाँ क्या होगा कि दोपहर को आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच दही डाला था, देसी गाय के दूध का, तो दही में बैक्टीरिया होते हैं, वो दोपहर को आपने मिलेट में डाले, और रात को जब खाने बैठोगे तो पूरा कटोरा भर के बैक्टीरिया हो जाएगी। तो यहाँ आपको ज्यादा दही खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ज्यादा बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और आपके शरीर में जाएंगे, जो आपके शरीर में विटामिन्स बनाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया डाइजेशन भी करते हैं और विटामिन भी बनाते हैं। अच्छा, जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए डॉक्टर खादिर वली कहते हैं उनके लिए इमली बना के खिलाना है। तो हफ्ते में 2 दिन इमली बनानी है आपको। तो इमली बनाने के लिए वो कहते हैं कि रात को आपको मिलेट को पका देना है, इसके ऊपर आपको कपड़ा ढांक देना है, बांध देना है कॉटन का, अंदर हवा अंदर आ जा सके इसी तरह। फिर उसको आपके जो मकान है उसके ढाबे पे, टेरेस पे, या तो जहाँ छजा हो ऐसी, जहाँ फ्रेश एयर आती हो, ज्यादा हवा आती हो, ऐसी जगह उसको रख देना है पूरी रात। जब ये पकाते हैं मिलेट, तो इसके अंदर इमली बनाने के टाइम आपको पकाना है। तो आपको जो मिलेट है
इसकी कंपैरिजन में पानी 10 गुना लेना है, 10 से 20 गुना। यानी 1 कटोरी आप मिलेट लिया है तो आपको 10 से 20 गुना, 10 से 20 कटोरी पानी लेना पड़ेगा। ज्यादा पानी रख के उसको पकाना है। पकाने के बाद कपड़ा बांध के रख देना है, जहाँ ज्यादा हवा आती हो, फ्रेश एयर आती हो, ऐसी जगह आपको उसको पूरी रात छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हवा में से बैक्टीरिया इसके अंदर जाएंगे, उसको फर्मेंटेशन करेंगे, और आप सुबह में जब देखोगे तो वो जो पानी है मिलेट का, उसका स्वाद खट्टा हो जाएगा, इमली बन जाएगी। और वो इमली का जो पानी है 1 गिलास, सुबह सुबह में, मॉर्निंग में जो पेशेंट है उनको उसको पिलाना है। इससे क्या होगा, इसके आंतों में जो प्रोबायोटिक एक्टिविटी, गट बैक्टीरिया की कमी के कारण जो शरीर में विटामिन नहीं बन रहे, और विटामिन की डेफिशिएंसी ही बीमारी की जड़ होती है, तो वो सारा वापिस आने लगेगा और धीरे धीरे बीमारी में से बाहर आ सकता है। डॉक्टर खादिर वली का दावा है कि इस तरह कैंसर तक की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो इमली बना के पेशेंट को हफ्ते में 2-3 बार, यानी 2-3 दिन में 1 बार पिलाने से बहुत फायदा रहता है। रूटीन भोजन के लिए आप सुबह में भिगो हो या मिलेट, दोपहर को पकाओ और शाम को उसको आप खाओ। इसके साथ आप चटनी खा सकते हो, अचार खा सकते हो, पकाई हुई सब्जी खा सकते हो रात के भोजन में। दोपहर को खाना है तो आपको रात को भिगो के रखना पड़ेगा, सुबह में पकाना पड़ेगा और दोपहर को उसको खाना पड़ेगा। इसी तरह आप ये अलग अलग प्रकार के मिलेट्स की आइटम बना के आप घर पे ही, इसमें मल्टीग्रेन का भी आप उपयोग कर सकते हो चाहे तो इस तरह आप उसका उपयोग करके मिलेट्स का फायदा ले सकते हो। अब ये मिलेट प्रोबायोटिक बनाते हैं कैसे, उसको थोड़ा हमको समझना है। स्वाद के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको मिलेट से प्रोबायोटिक का जो लाभ मिलता है उसका थोड़ा एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ। एलोपैथी वाले कहते हैं कि विटामिन B12, विटामिन D जैसे कई प्रकार के विटामिन्स भोजन में आपको मिल नहीं सकते, शाकाहारी भोजन में नहीं मिलते हैं। उनकी ये बात सही है कि भाई भोजन में आपको विटामिन्स नहीं मिलते, भोजन में चाहिए तो नॉनवेज खाना पड़ेगा। अच्छा, आपके मुंह में जो सलाइवा पैदा होती है वो क्या मार्केट में बॉटल मिलेगी? नहीं मिलेगी। और मार्केट में सलाइवा के बॉटल मिलेंगे तो क्या कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। जिस तरह मुंह की सलाइवा आपको भोजन में कहीं नहीं मिल सकती, आपके मुंह में उसको पैदा ही करना पड़ता है, उसी तरह आपके शरीर को जो विटामिन चाहिए, विटामिन B12 हो या किसी भी प्रकार के विटामिन, वो भोजन में आपको कहीं नहीं मिल सकते, वो आपके शरीर में पैदा ही करने पड़ते हैं। ये छोटी बात बहुत बड़ा मुद्दा है। बात छोटी है लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आजकल देखो हर घर के फैमिली में विटामिन B12, विटामिन D और कई प्रकार की बीमारियों की समस्या से लोग परेशान हैं। ये विटामिन डेफिशिएंसी के कारण है। विटामिन डेफिशिएंसी के लिए एलोपैथी वाले नॉनवेज खिलाने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि विटामिन्स भोजन में कहीं नहीं मिलते, वो उनकी बात सही है, लेकिन विटामिन मुंह में सलाइवा की तरह शरीर में पैदा करने पड़ते हैं, और उसकी व्यवस्था भगवान ने दी हुई है। कैसे दी हुई है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा।
एक स्लाइड आपको मैं शेयर करूंगा, और इसको मैं इसके जरिए आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो, दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, चाहे प्राणी का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो, हर बच्चे जब पैदा होते हैं तो एकदम 1-1.5 फीट के, 1-1.5 केजी के होते हैं मनुष्य के बच्चे। तब मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तब बहुत छोटा होता है। अब बच्चे को हर साल अपनी हाइट डबल करनी पड़ती है। अब हाइट को डबल करना है तो उसकी हड्डी हर साल डबल लंबी करनी पड़ती है, तब जाके उसकी हाइट डबल हर साल डबल होती रहती है। अच्छा, हड्डी को लंबी करना है तो किस क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम भगवान ने हर बच्चे के माँ के दूध में व्यवस्था करके रखी है। कैल्शियम सिर्फ दूध में ही होता है ये बात गलत है। आप जो पानी पीते हो इसमें भी कैल्शियम होता है। आप कोई भी पत्ती खाते हो इसमें भी कैल्शियम होता है। आप कोई सब्जी खाते हैं इसमें भी कैल्शियम होता है। और सबसे ज्यादा कैल्शियम तो तिल में भी होता है। आप जो करी पत्ता खाते हो इसमें दूध से 10 गुना कैल्शियम होता है। कैल्शियम हर जगह है, हर भोजन में है। लेकिन कुदरत का नियम कहता है कैल्शियम कभी शरीर में जाने के बाद सीधा हड्डी में कभी नहीं जा सकता। हड्डी के लिए कैल्शियम सीधा उपयोग में नहीं आता है। हड्डी लंबी करनी है तो कैल्शियम का विटामिन में कन्वर्जन होना कंपलसरी है। जब तक वो कैल्शियम विटामिन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो हड्डी को लग नहीं सकता। अब छोटे बच्चे माँ का जब दूध पीते हैं तो मुंह में जाता है, मुंह से उसके जठर में जाता है। भगवान ने ये दूध का जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम को विटामिन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे के अपने मुंह में बच्चा बच्चे के मुंह में भगवान ने मुंह में और जठर में इतने सारे बैक्टीरिया रखे हैं कि जैसा दूध पेट में जाता है इमीडिएट वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। इमीडिएट। तो ये दही कौन बनाता है? बैक्टीरिया। इसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है माँ का दूध पीता है तो उसके मुंह में भी इतने सारे बैक्टीरिया, उसके जठर में भी इतने सारे बैक्टीरिया कि दूध जैसे पेट में गया इमीडिएट दही। बच्चा दूध पीता है और मान लो उसके पेट में गड़बड़ी है और उल्टी करेगा तो कभी दूध नहीं बाहर आएगा, दही बाहर आता है, दूध नहीं आता है। अब यहाँ क्या होता है कि जो कैल्शियम दूध के साथ गया पेट में वो कैल्शियम को ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया विटामिन में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो विटामिन शरीर एब्जॉर्ब करता है, हड्डी में जाता है, हड्डी लंबी होने लगती है और हर साल बच्चे की हाइट डबल होती जाती है।
5 साल तक बच्चे के जठर में, मुंह से लेके जठर में बहुत सारी क्वांटिटी में बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी माताएं, अपने को फैशनेबल कहने वाली माताएं, पढ़ी लिखी कहने वाली माताएं, ये बच्चा 1 साल का भी नहीं होता है, अपना खुद का दूध तो छुड़वा ही देती है। नियम तो ये कहता है कि जितने साल तक दूध आए तब तक दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। 1 साल आए, 1.5 साल आए, 2 साल आए, बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। लेकिन पढ़ी लिखी माताएं डॉक्टरों की बातों में बहकावे में आ जाती है, और 1 साल होते होते अपने बच्चे को दूध से दूर कर लेते हैं। फिर वो पैकेट वाली चीजें, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक से लेके, बच्चे को टेस्टी आइटम चाय कॉफी से लेके कई प्रकार की अलग अलग चीजें उसको खिलाना शुरू कर लेते हैं। अब एसिडिक भोजन देने लगते हैं बच्चे को। और बच्चा जब बीमार होता है, ऐसी शुगर वाली, रिफाइंड शुगर वाली चीजें बच्चा खाता है, तो बच्चे को मान लो जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो माँ भाग के डॉक्टर के पास जाती है, और बच्चे को 3 दिन 5 5 दिन के लिए तीनों टाइम एंटीबायोटिक खिलाती है, ये सर्दी जुकाम को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चे के पेट में जो सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो विटामिन्स बनाने का काम करते हैं, वो सारे खत्म होते जाते हैं। भोजन खराब देते हैं, एसिडिक भोजन देते रहते हैं, तो ये बच्चे के पेट में विटामिन बनना बंद हो जाते हैं। फिर बच्चे का ग्रोथ के ऊपर उसका इफेक्ट आने लगता है। और आजकल आप जाके देखिए, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे आपको गेटे बकरे की तरह छोटे छोटी हाइट वाले दिखाई देंगे। तो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया शरीर में जो रहने चाहिए वो नहीं रह पाते हैं। इसके कारण, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण, बच्चों में अलग अलग प्रकार की समस्या, हाइट से लेके हर प्रकार की समस्या। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, मैंने तो स्कूल में जाते बच्चे को डा, डायबिटीज का इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसी हालत मैंने देखी है। मगज के मानसिक विकलांग होते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही है। हाँ, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों का हार्ट फेल हो रहा है। एक बच्ची थी, 10 12 साल की बच्ची थी, उसका हार्ट 20% काम करता था, सिर्फ 20%। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम्हारा बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसका कोई इलाज नहीं था। वो हमारे सेंटर पे आए, उसका पापा लेके आए थे बेटी को। उसका शरीर देखो तो काला पड़ गया था, एनर्जी नहीं था। 10 मिनट खड़ी नहीं रख सकती थी वो, बेटी को कुर्सी में ही बिठा के रखना पड़ता था। जब उनको हमने योगाहार के डाइट पे लेके गए, तो आज वो बेटी का हार्ट जो 15 20% काम करता था, वो 55 60% हो गया। उसका जो काला शरीर जो काला पड़ गया था, उसका शरीर के ऊपर स्किन आखी नहीं आ गई, गोरापन आ गया, उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, और ट्रांसप्लांट से बच गई। जो डॉक्टर कहते थे कि भी हृदय को चेंज करना पड़ेगा, इतनी छोटी बच्ची का हृदय, वो बच गया। तो यहाँ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत काम के हैं। तो भगवान ने उसकी व्यवस्था बच्चे के पेट में और मुंह में ऑलरेडी रख दी होती है। अब बच्चों को एंटीबायोटिक खिला खिला करके वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को मत मारो। माँ खुद गलत भोजन खाएगी, माँ खुद शुगर, रिफाइंड शुगर खाएगी, तो माँ को कफ हो जाएगा। तो माँ के दूध में बेटे के पेट में नहीं जाएगा कफ, बेटे को भी कफ होगा। अब माताओं को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो पान नहीं है, और माँ बन के बैठ गई है। छोटे छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक खिलाना कितना जुर्म जुर्म कर रहे हैं लोग। छोटे बच्चे को जन्म लेते ही वैक्सीन देनी पड़ती है। कौन से प्राणी के बच्चे को वैक्सीन देनी पड़ती है?
किसी को नहीं देने की नौबत आती है। तो लोगों का जो खान पान है वो गलत है, इसके कारण बच्चे को जन्मते ही अलग अलग दवाइयों के ऊपर रखना पड़ता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत काम के है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कॉलोनी आंतों में कम न हो जानी चाहिए। तो आप जब लिटिल मिलेट की इमली बनाते हो, लिटिल मिलेट को जब दोपहर को पका के रात को खाते हैं या सुबह में पकाया हुआ दोपहर को खाते हैं, तो इसके अंदर जो आप दही डालते हो, ये दही बैक्टीरिया का सबसे बढ़िया सोर्स है जो विटामिन्स बनाने में काम लगते हैं। भगवान कृष्ण ने 5,000 साल भगवत गीता, 5 साल पहले भगवत गीता लिखी। तो भगवान कृष्ण ने उसी समय, अपने जन्म के समय, उन्होंने साथ साथ में दही और मक्खन की लीलाएं भी की थी। 5,000 साल पहले उन्होंने दही की लीलाएं की थी। क्यों? उनको पता था कि भी तुम्हारे लिए इसकी जरूरत है। उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं बताई थी उनके जीवन में। उन्होंने सिर्फ दही और मक्खन की ही बातें बताई थी। हाँ, घी क्यों खा रहे हो? घी की क्या आवश्यकता है जब मक्खन मिल सकता है? तो घी क्यों खा रहे हो? लोग 3-3 हजार रुपये किलो गिर की गाय का घी लाते हैं और वो घी को तड़का लगाते हैं, फ्राई करके खाते हैं। खातर ऊपर दिवेल करी કરીને खाए छे। उनको पता नहीं है कैसे खाना है घी। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लाखों करोड़ों प्रकार के होते हैं, करोड़ों प्रकार के विटामिन्स बनाते हैं। ये साइंटिस्टों ने तो A B C D थी, B12 थोड़े थोड़े ढूंढ निकाले हैं। बाकी शरीर को जो जितने प्रकार के विटामिन चाहिए, वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। इतने प्रकार के विटामिन शरीर खुद पैदा कर लेता है। लेकिन शरीर को पैदा करने के लिए आपकी आंतों में, आपकी जठर में, बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो उसके जठर में भी ये बैक्टीरिया रहने चाहिए। अच्छा, ये बैक्टीरिया सिर्फ गाय के दूध में ही मिलते हैं ऐसा नहीं है। जहाँ प्राकृतिक वातावरण है, ग्रीनरी होती है, हरा भरा इलाका होता है, वहाँ हवा में भी बैक्टीरिया होते हैं। भगवान ने उस पूरी धरती के ऊपर जिंदा रहने वाली वनस्पति जगत और पूरी प्राणी जगत, ये सबको जिंदा रखने का कोई काम करते हैं तो वो है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया ही हमारा जीवन है। वो हवा में भी होते हैं, हवा में से लेके आप इमली बना के खा सकते हो। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आप जब मटकी में पानी भरते हो ना, तो मटकी की जो दीवार होती है मिट्टी की होती है, उसमें से पानी सीपेज होके बाहर निकलता है और एयर के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है वो पानी। और वो संपर्क में आने के बाद हवा में से जो बैक्टीरिया है, जो जो हमारी जीव की शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, वो बैक्टीरिया पानी के संपर्क में आते हैं और पानी में जीव पैदा हो जाता है। और वो पानी मटकी में ठंडा होने लगता है। और वो मटका का पानी जब आप पीते हो तो आपको संतोष भी होता है, स्वादिष्ट भी लगता है, और आपको पानी पीने का अनुभव भी होता है। जीव को संतोष मिलता है कि मैंने पानी पिया, तरस छिप जाती है। आप जितना मटके का पानी ठंडा है, उतना ही टेम्परेचर का आप फ्रिज का पानी, बोतल का पानी पियो, आपको कभी भी स्वाद नहीं आएगा, आपको संतोष नहीं होगा। आपने पानी पिया इसका फीलिंग भी नहीं आएगा, आपको भूख भी और आपकी तरस भी नहीं छिपेगी। तो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के कारण होता है। हमारा पानी कभी फ्रिज का नहीं होना चाहिए, हमारा पानी मटके का ही होना चाहिए। मटके मटके की टेक्नोलॉजी, हाँ, कोई कोई साइंटिफिक, बिना मिट्टी का आप ऐसा मटका नहीं बना सकते। हमारी संस्कृति में हजारों साल से उसका आविष्कार हो चुका है। हजारों साल पहले से इसका उपयोग हो रहा है। मटके का पानी सबसे उत्तम बैक्टीरिया का सोर्स है। अच्छा, आप कोई भी फल को
पेड़ के ऊपर से उसको तोड़ते हो तो जिस जगह से वो पेड़ फल टूटता है, वो फल की के ऊपर का जो जगह होता है जहां से पेड़ के साथ वो चिपका हुआ था। आप मान लो अभी आम की सीजन आएगी, अब आप आम को पेड़ से तोड़ते हो तो आम जब टूटता है तब खट्टा होता है, लेकिन जो जो पेड़ के साथ चिपका हुआ आम था, जो जगह चिपकी हुई थी वहां से हवा के बैक्टीरिया अंदर घुसने लगते हैं। फिर वो बैक्टीरिया अंदर जाके जो खट्टे आम है उसको धीरे धीरे करके उसको मीठे में कन्वर्ट करना शुरू कर लेता है। तो वो भी बैक्टीरिया ही काम करते हैं। आप जो जगह से आम चिपका था पेड़ के साथ, वो जगह के ऊपर आप सेलो टेप लगा दो, उसका जो राइप होने का जो टाइमिंग है वो लंबा हो जाएगा। अच्छी तरह पकेगा भी नहीं, आधा पकेगा आधा कच्चा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर बैक्टीरिया जाने का रास्ता आपने बंद कर लिया। दुनिया भर के जितनी सब्जी है फल है सब जगह ये बैक्टीरिया अपना रोल बचते हैं। वो भोजन के साथ शरीर में जाते हैं और शरीर में विटामिन्स बनाने का काम वो ही करते हैं। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया शरीर के लिए ही इतने उपयोगी है, इसी प्रकार खेतों में भी बैक्टीरिया इतने ही उपयोगी है। आप कोई भी एग्रो वेस्ट को जमीन के पौधे में लगाया हुआ पौधे के मूल में खड्डा करके डाल दो, एग्रो वेस्ट वो मूल कभी खा नहीं पाएंगे। जब तक वो एग्रो वेस्ट का कंपोस्ट नहीं हो जाता तब तक वो खा नहीं सकता। तो ये कंपोस्ट करने का काम भी बैक्टीरिया करते हैं। और ये बैक्टीरिया जो जमीन के अंदर केचुए होते हैं, अर्थवर्म कहते हैं, गुजराती में अरसिया कहते हैं, वो अरसिया जो कचरा खाते हैं वो अपने मल के साथ जो सॉइल निकलती है, मल के पीछे रास्ते जो कचरा निकलता है उसका जो मल निकलता है अर्थवर्म का, केचुओं का, अरसियों का, वो मल के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, भगवान उनके पेट में पैदा करके ये सॉइल में देता है। और वो बैक्टीरिया फिर वो एग्रो वेस्ट को फर्मेंटेशन करते हैं, उसका कन्वर्जन करते हैं, फिर वो पेड़ का जो मूल होते हैं, रूट होते हैं, उसको खाने लायक करता है। फिर जाके वो खाता है, तब वनस्पति का ग्रोथ होता है, अच्छे फूल फल लगते हैं जो आपको टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। अब खेडूतों ने क्या किया, खेतों में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद डाल डाल के ये खेतों में से केचुए जो अरसिया थे, अर्थवर्म थे, उसका खात्मा बोला दिया। अब जो बैक्टीरिया पैदा करने वाले जीव ही खेतों में मर गए। अब खेतों में बैक्टीरिया है ही नहीं, फर्मेंटेशन होता नहीं है, और पौधे को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आप आजकल देखो, खेतों में पैदा होने वाले फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, इसके अंदर आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा है, स्वाद भी नहीं आ रहा है। तो ये सारा कहाँ चला गया? तो ये बैक्टीरिया के अभाव के कारण। इसीलिए प्राकृतिक खेती के अंदर ये जो जीवामृत का जो खाद तैयार करके डालने की जो बात बताई जा रही है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। तो जीवामृत को तैयार करने के लिए देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र, और इसके अंदर देसी गाय का दूध का बनाया हुआ खट्टी छाछ, जिसमें बहुत बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वही बैक्टीरिया इसके अंदर डाल के उसका ग्रो किया जाता है। उसमें पूरा जीवामृत तैयार करा किया जाता है, जीव अमृत, जिसके अंदर जीव है, वो बैक्टीरिया वाला खाद तैयार किया जाता है। और वही खाद खेतों में डाल के ये प्राकृतिक खेती करने के बाद जो फसल पैदा होती है, फल तैयार होते हैं, सब्जी तैयार होती है, इतनी टेस्टी बनती है कि आप बिना पकाए कच्चे भी आराम से खड़े खड़े खा सकते हो, इतनी टेस्टी बनती है। तो वनस्पति जगत को अच्छी चीज पैदावार करनी है तो वहां भी बैक्टीरिया की जरूरत है। और आपके शरीर में बीमारी से बचना है, बीमारी से बाहर निकलना है, तो भी आपको अच्छे बैक्टीरिया आपकी आंतों में चाहिए। अब यहाँ मैं एक आपको सवाल करता हूँ,
डॉक्टर खादिर वली लोगों को पका के खिला के लोगों को ठीक कर रहे हैं, वो कहते हैं कच्चा नहीं खाना चाहिए। और बीवी चौहान साहब एनडीएस वाले न्यू डाइट सिस्टम वाले लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे हैं, और वो कहते हैं पकाया नहीं खाना चाहिए। दोनों दोनों अपने अपने कॉन्सेप्ट से लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट में अल्टीमेट क्या है? वो है बैक्टीरिया। दोनों के कॉन्सेप्ट में बैक्टीरिया ही काम करते हैं, और कोई काम नहीं कर रहा है। वो डॉक्टर खादी वाली क्या करते हैं? मिलेट को पकवाते हैं, फिर हवा में से बैक्टीरिया मंगवाते हैं, मिलेट की इमली बनवाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, शरीर में बैक्टीरिया का बढ़ावा करते हैं और विटामिन बनवा के लोगों को ठीक कर रहे हैं। बीवी चौहान साहब क्या कहते हैं? फल को तोड़ो, कच्ची चीज को खाओ, फल के साथ जो बैक्टीरिया अंदर जाएंगे वो शरीर में जाएंगे। उपवास करोगे, आंतों में सफाई होगी, सूखा होगा तो वहां भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कॉलोनी अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप वो जो कच्चा भोजन खा रहे हो वो भी अल्टीमेट जाता है बैक्टीरिया का खुराक के लिए जाता है, और बैक्टीरिया ही इसको विटामिन में कन्वर्ट करते हैं, और वो जाके शरीर को ठीक कर रहे हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट आप नजर से, पहली नजर से देखोगे तो ऐसा लगेगा दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन दोनों को ये पता नहीं है कि हमारी सिस्टम कैसे लोगों को हेल्थ दे रही है। ये उनकी बातों में आपको कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्टीमेट तो है बैक्टीरिया का रोल। तो हमारे शरीर के लिए बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बहुत काम के हैं। आपको लिटिल मिलेट का भी प्रयोग करके आप बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा करके शरीर में डाल के आप विटामिन पैदा कर सकते हो, और अपनी बीमारियों से बच सकते हो। बीमारियों से भी बच सकते हो, बीमारी को दूर कर सकते हो, और हेल्दी जीवन आप जी सकते हो। तो अब यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट में तीन चीजें आई जो सबसे टॉप इंपोर्टेंट वाली है। इसमें पहला था आदि व्याधि उपाधि से बचने के लिए आपको धर्म का सहारा लेना है। दूसरा, पहली पहली बात में धर्म, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेयर और चैरिटी। ये दोनों करने के लिए साधन है शरीर। तो अब शरीर को ठीक रखने के लिए चबा के खाना, इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकलना, क्योंकि चबा के खाने से आपके अंदर पैशन का गुण बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा, इंद्रियों की गुलामी में से मुक्त हो जाओगे। चबा के खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं, चबा के खाओगे तो बीमारी आएगी नहीं। हाँ, तो इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, चबा के खाना दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा आया हरी पत्ती जो हमारा लिए सुपर फूड है। और चौथा मुद्दा आया प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक एक्टिविटी। ये चौथा मुद्दा है जो हमारे योगाहार कोर्स के टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक है। और यही जीवन को आसान बना सकते हैं, आपके जीवन को सुख समृद्धि और शांति दे सकते हैं, जीवन को आत्मसंतोषी बना सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति आपको करवा सकता है। और ये टॉपिक आपको किसी भी जगह, कोई भी सारवार पद्धति पकड़ो, या आप कोई सांस्कृतिक धर्म धर्म की बातें करने वाले को पूछो, तो ये सब बातों का कॉम्बिनेशन के साथ कहीं भी सारी बातें आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो जरूरी हमारे लिए यही है। हाँ, तो ये हम सिर्फ लोगों को हेल्थ नहीं दे रहे, हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं, लोगों के जीवन में सुख शांति आनंद और संतोष देने का काम कर रहे हैं, उनको धर्म का सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमारा काम मनुष्य जीवन के लिए अल्टीमेट हो जाएगा। एक ही जगह मनुष्य को सब कुछ मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो हमारे कोर्स की वैल्यू आप सोचो, छोटी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बातों का पूरी दुनिया में
हमारी बातों को पूरी दुनिया पकड़ेगी। और इसमें आप प्रायोरिटी में रहोगे, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज के साधक हो, आप इनिशियल स्टूडेंट हो। आप लोग जैसे जैसे इसका प्रचार बढ़ता जाएगा, आप लोगों की सीनियोरिटी बढ़ती जाएगी। तो आप भविष्य के लिए संसारी संत बन सकते हो, सोचो आप। हाँ? आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छे रास्ते, सही रास्ते, सही धर्म के रास्ते, शरीर को ठीक रखने के रास्ते, हाँ, समाज की समस्याओं से बचने के रास्ते, सब कुछ आप दे सकते हो। और जो व्यक्ति ये सारी समस्याओं का समाधान देता हो, तो देवी शक्ति वाले ही तो है। आप लोग यही कैटेगरी में आने वाले हैं। तो आप अपनी जीवन का जो रास्ता है, आपका जीवन जो आगे आएगा, वो बहुत मान पान वाला होगा जब आप ये सारी बातों का प्रचार चालू करोगे। क्योंकि लोग आपकी बातों को सुन के बहुत अभिभूत हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें कोई नहीं बताता, कहीं नहीं बताता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुकते हैं। अगले चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक हमारे टॉप प्रायोरिटी वाले हो चुके हैं। आदि व्याधि उपाधि से बचने, दूसरा हरी पत्तियों का टॉपिक हो चुका। चबा के खाने से पैशन का गुण बढ़ता है, धीरज बढ़ती है, इंद्रियों की गुलामी में से मुक्ति मिल जाती है, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर के डाइजेशन के, भोजन के डाइजेशन के लिए और विटामिन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा बॉडी क्लिंजिंग के ऊपर आएगा, लेकिन वो भी हम आगे बाद में चर्चा करेंगे अगले एक एक चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आज के जितनी भी बातें हुई है उसमें आपको किसी को कोई भी प्रकार के कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। लोगों को रिक्वेस्ट है कि 9 बजे हमारा क्लास शुरू हो जाए, तब आप ज्वाइंट हो जाओ। आप रास्ते में हो, ऑन वाला वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम ज्वाइंट तो हो सकते हो। ध्यान रखो। हाँ, और आप जहाँ जहाँ काम करते हो, मान लो आपके एक ग्रुप है, तो अहमदाबाद में हमारा सेंटर की ग्रुप के साथ विजिट करो। अभी 2-3 दिन पहले ये गीता बेन सोनेरा, जो आरटीओ हाँ हाँ। सुभाष ब्रिज में योग क्लास चलाती है बहनों का, तो पूरी काफी 10-15 बहनों को लेके તે सेंटर। મારો અવાજ બંધ થઈ ગયો. तो आप इस तरह ग्रुप में भी सेंटर विजिट कर सकते हो, लोगों को ये टॉपिक के बारे में बातें बता सकते हो हमारे यहाँ के। आप भी प्रैक्टिस करके थोड़ा थोड़ा એવું કીધું? लोगों को सिखाने का હા હા, કેમ થયું? शुरू कर लो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल શું सकते हैं। થયું? मैं एक बार सबको म्यूट कर लेता हूँ, फिर अपने आप को अनम्यूट करके बोले किसी को कुछ बोलना है तो। शायद, बोलो प्रीतेश भाई। सर हमने स्पिरुलिना की बात की, जो एक टाइप की काई है। हम्म। वो सुपर फूड अगर हम कह रहे हैं तो उसको कंज्यूम कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या फॉर्म में वो कंज्यूम होता है? देखो, वो जब तालाब में होती है, तो जो फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर में उसको प्रोडक्शन किया जाता है। तो कई लोगों का मुझे अनुभव ऐसा मिला है कि भी वो फ्रेश भी जब टेस्ट करते हैं तो टेस्टी लगती है कई लोगों को, और कई लोगों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो वो 50-50 है कि भी, लेकिन फ्रेश खाना अच्छी लगती है तो आप खुद उसको पैदा करो, या तो जहाँ पैदा होती है वहीं से आप लेके खा सकते हो। जैसे पत्तियां हम फ्रेश खाते हैं, इसी तरह उसका भी उपयोग कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो उसके प्रोडक्शन हाउस अभी काफी जगह तैयार हो चुके हैं। हमारे गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्रोडक्शन हाउस है, वो लोगों ने प्लांट बनाया है। वो लोग मिनरल वाटर के
ताजे पानी में उसका प्रोडक्शन लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं, पाउडर बन जाता है, फिर उसके टैबलेट बन जाते हैं, उसके कैप्सूल भी बन जाते हैं। तो एक दूसरा ऑप्शन ऑल्टरनेट ये है बड़ा, जो लोगों के लिए सूटेबल है। क्योंकि ताजी बनाना खाना वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि फिर जम्स कैसे अंदर आएंगे वो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको चेक करने के लिए हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं होती है। तो और आजकल समस्या क्या है कि वातावरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि कहाँ कितना पॉल्यूशन है वो आप पता नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन लिया हो, वही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। पानी बरसा अंदर। पानी बरसा। और ये एक खाली स्पिरुलिना, एक्सपीरियंस शेयर। स्पिरुलिना का फर्मेंटेशन करने के बाद उसमें से बनाए हुए विटामिन B12 और विटामिन D, उसका ब्लेंडिंग करके, स्पिरुलिना के साथ ब्लेंडिंग करके, पहले प्रोडक्शन ले विटामिन B12 विटामिन D फर्मेंटेशन करके उसका प्रोडक्शन लिया जाता है। उसका वो प्रोडक्शन का क्वांटिटी फिर स्पिरुलिना के पाउडर के अंदर ब्लेंडिंग करके मिक्स करके उसकी कैप्सूल भी बनवाते हैं। तो वो भी हमारे वहाँ सेंटर पे उपलब्ध है, नेचुरल। तो जिन लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी की समस्या होती है उन लोगों के लिए वो भी सीधी रेडी टू यूज प्रोडक्ट स्पिरुलिना का ही स्पेशल उपलब्ध है। लेकिन मैंने जो बात बताई आपको, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी बॉडी में बढ़े, इसके लिए फर्मेंटेशन ये करो, या तो दही का प्रयोग करके आप आपके आंतों में विटामिन का प्रोडक्शन करवा सकते हो। जी। अब कोई किसी को सवाल? हाँ, गीता बहन क्या कहना चाहते हैं, बोलो। પણ સાહેબ એને આટલું બધું પલાળીને મૂકી રાખીએ તો પછી એ બગડી ના જાય 5-6 કલાકમાં ગરમીમાં? जी, गर्मी है तो आपको फ्रिज में रखना है, ठंडी है तो आप बाहर रखना है। और खास ध्यान ये रहे, आप जहाँ रहते हो वहाँ पॉल्यूशन ना होना चाहिए। क्योंकि कई इलाके मैंने देखे हैं, वहाँ सोसाइटी में वहाँ जाते हो तो गटरों की बदबू आती है। अब गटर की बदबू आती हो, वहीं आप फर्मेंटेशन करोगे ना, तो वो तो लेने से देने ज्यादा पड़ेगे। हाँ, आपको बीमारी से बाहर निकलने की तो बात छोड़ो, बीमारी में घुस जाओगे। क्योंकि वो पॉल्यूटेड वातावरण में बैक्टीरिया प्रोबायोटिक कहाँ मिलेंगे, वो तो दानव प्रकृति वाले ही मिलेंगे बैक्टीरिया, देवी प्रकृति वाले मिलेंगे ही नहीं। तो फर्मेंटेशन, एयर फर्मेंटेशन वही करना चाहिए जहाँ फ्रेश एयर आती हो, हरी हरी भरा इलाका हो और प्राकृतिक वातावरण हो, वहीं उसका प्रयोग करना चाहिए। शहरों के लिए वो उत्तम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दही से ही सीधा अंदर डाल दो। हाँ, हवा का मत लो, जहाँ पोल्यूशन हो वहाँ दही डाल दो, बात खत्म। बाहर के गंदे बैक्टीरिया क्यों डाले हम भोजन में? ठीक है। અને સર માટીના વાસણમાં રસોઈ બનાવીએ છીએ ને તો એ ખબર નહીં 4 કલાક પછી એ વાસ મારે છે અંદર, તો માટી यही तो ખરાબ હશે? मिट्टी मिट्टी के बर्तन को आपको अच्छी तरह साफ भी करना पड़ेगा। और ये गंदगी क्या है? तो हवा से आई हुई खराब बैक्टीरिया की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको वातावरण अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप जहाँ रहते हो वहाँ वातावरण फ्रेश रहना चाहिए। आप नौकरी धंधा भले आप पॉल्यूटेड इलाकों में करो, जीआईडीसी में करो, लेकिन आपके रहने का ठिकाना तो अच्छी जगह होना ही चाहिए। हाँ, जिंदगी अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। लोग पैसे की कंजूसाई में जगह भी, जहाँ धंधा वहीं रहना, पैसा बचाने के लाई में, लेकिन अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, नहीं समझ पाते लोग। तो पर्यावरण को बचाना हमारी दूसरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको प्योर एयर भी मिलनी तो चाहिए। हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी आई है। अब हमारी जो ग्लास होते हैं, विंडोज होते हैं, तो ग्लास जो होते हैं वो ग्लास के साइड में ग्लास की साइज का ही इसके अंदर पानी भर के, इसके अंदर algae डेवलप करके उसके पूरे ग्लास को ग्रीन कलर का बनाने का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। जो ये जो लील है ना, स्पिरुलिना, उसी का ही प्रयोग करके
वो स्पिरुलिना के अंदर, ये पानी के अंदर हवा से, पंप से हवा डालने की, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, वो स्पिरुलिना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर ऑक्सीजन बाहर निकालेगी प्रकाश के कारण, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके। तो रूम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा। लिक्विड प्लांट बोलते हैं सर हाँ, उसको। लिक्विड प्लांट कहते हैं उसको। और उसका कलर ग्रीन होता है, तो घर के अंदर उजास भी नहीं आता है, सूर्य प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता है, और ऑक्सीजन लेवल अपने आप घर के अंदर बढ़ा रहता है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करके प्रोटोटाइप मॉडल बनाने की आवश्यकता है। तो ये लोगों जो को। फल पकने का आपने बताया था वो मम्मी काफी टाइम से करती है घर पे। जी। टमाटर जब लेके आते हैं तो वो जल्दी पक ना जाए इसलिए सेलो टेप का इतना सा टुकड़ा उसके सिर पे लगा देते हैं, हाँ, वो जहाँ पे भी टूटता है। तो वो तो वो बिगड़ना ज्यादा बंद देर हो तक जाएगा। वो पकता नहीं है, मतलब अगर लंबे लंबा समय टाइम तक रुकता है। टमाटर रखना है, जब यूज करना है तो वो सेलो टेप निकाल दो और फिर यूज खा करो। लो, खा तो लो। इतना सा टुकड़ा खाली उसके जहाँ पे वो डंडी होती है वहां लगा देना है, तो वो जल्दी तो पकता नहीं है। आपकी मम्मी योगाहार सब्जेक्ट को पता है उनको, लेकिन वो पता नहीं है कि भी ये योगाहार का विषय है। काम कर रहे हैं घर पे। सही है। ठीक है, तो चलो अब अगले परसों मिलेंगे दोबारा। आप परसों क्या होली है? होली की छुट्टी रखनी पड़ेगी क्या? હા 13 તારીખે હોળી છે સર. ગુરુવારે હોળી છે સર, પૂજા કરવા જવાનું હોય अरे, સાંજે. 13 तारीख। कोई बात नहीं, चलो होली धूळेटी की छुट्टी दे देते हैं इस हफ्ते आपको। हाँ, नेक्स्ट वीक में मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपको आज जो बातें बताई है उसका मनन करना है, आपको अपने जीवन में पहले अमल शुरू कर लेना है, आपको संसारी संत बनना है। हाँ, तभी जाके आपके जीवन का आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो भूत बनना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है।